हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? चलिए, आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और आज हम लोग एक बहुत बेसिक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स का और ख़ास करके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। और उस टॉपिक का नाम है, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, उस टॉपिक का नाम है एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है ना। आज जिस टॉपिक का डिस्कशन हम करने वाले हैं उसका नाम क्या है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो नाम यहाँ पर लिखा हुआ है उसका अपना एक मतलब होता है। देखिए, जो भी टॉपिक्स आप यूज करते हैं ना, ठीक है, टॉपिक को ही देख करके आप 50% से ज़्यादा बातें बता सकते हो कि इस टॉपिक में एक्चुअल में करना क्या है, इस टॉपिक में एक्चुअल में पढ़ना क्या है ना। तो देखिए, चलिए हम लोग इसको जरा ना एक बार डिकोड करते हैं, एक बार जरा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है, जरा इसको सीखिए। पहला जो टर्म है वो है ये, दैट इज एक्स लिंक्ड। ठीक है ना। दूसरा जो टर्म है हमारे पास, वो टर्म क्या है बच्चे? वो जो टर्म है वो है रेसेसिव। और तीसरा जो टर्म है वो क्या है हमारे पास? डिसऑर्डर। सो 3 टर्म से बना हुआ है ये टॉपिक, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर की, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए, आप सबको पता है भी, कि जब हम बात करते हैं अपने सेक्सुअल आइडेंटिटी की, जब हम बात करते हैं अपने सेक्सुअल फॉर्मेशन की, तो उस कंडीशन में हम बात करते हैं क्या? मेल और फीमेल सेक्सेस के। ठीक है। और उनमें पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की। तो हम सबको पता है कि जब हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें, सो ह्यूमन बीइंग में हमारे पास कंडीशन क्या होती है? तो एक तरफ हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? मेल होते हैं, और दूसरे तरफ हमारे पास क्या होती हैं? फीमेल्स होती हैं। ये सबको पता है। और अगर आप इनके सेक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करें, तो मेल के पास जो क्रोमोसोम होते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स वाई, जबकि जो फीमेल होती हैं विच इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स एक्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग जिस टर्म को डील कर रहे हैं वो क्या है? एक्स लिंक्ड। देखिए, नाम से पता चल रहा है एक्स लिंक्ड, यानी कि वैसे जीन या वैसे एलील, ठीक है ना, जो केवल और केवल एक्स क्रोमोसोम के ऊपर में ही लिंक्ड होंगे, जो एक्स क्रोमोसोम के साथ ही केवल जुड़े हुए होंगे, उनको हम लोग कहते हैं क्या? एक्स लिंक्ड। ठीक है। वाई क्रोमोसोम के ऊपर में इनका कोई भी फॉर्म जो होगा वो अवेलेबल नहीं होगा। यानी वाई क्रोमोसोम के ऊपर में आप किसी भी हाल में, कैसे भी कंडीशंस में, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर में किसी भी हाल में हमको इस पर्टिकुलर जीन को रिप्रेजेंट नहीं करना है। नहीं मतलब नहीं करना है। चलिए, अब अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहें, तो हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर का जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, दैट इज नोन एज हीमोफीलिया, जिसके बारे में हम और भी बातें करने वाले हैं, लेकिन पहले हम आपको इसको समझा देते हैं। अब देखिए, हीमोफीलिया को जब आप नोटेशन में ले जाते हो, जब आप उसको नोटेट करते हो, जब आप उसको लिखने की कोशिश करते हो उनके एलील्स के फॉर्म में, तो आप इसको 2 फॉर्म में लिखते हो। पहला लिखते हो इसका कैपिटल एच फॉर्म, और दूसरा आप लिखते हो इसका स्मॉल एच फॉर्म। ठीक है। आप सबको पता है कि यहाँ पर कैपिटल एच का जो फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है? डोमिनेंट फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म है? स्मॉल एच, इट इज द रेसेसिव फॉर्म। ये सबको पता है। अब यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है? देखिए, दूसरा टर्म एक्स लिंक का मतलब हमने आपको बता दिया कि इनके जीन या एलील्स जो होंगे, दे आर ऑलवेज लिंक्ड विद द एक्स क्रोमोसोम। दूसरा क्या लिखा हुआ है? रेसेसिव डिसऑर्डर है। ये रेसेसिव है, याद रखिएगा, रेसेसिव है। रेसेसिव का मतलब कि देखिए, यहां पर ये कैपिटल एच को हमने रिप्रेजेंट किया है डोमिनेंट एलील के तौर पर, जबकि स्मॉल एच को हमने रिप्रेजेंट किया है रेसेसिव एलील के तौर पर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर आप स्मॉल एच जिसको आप रेसेसिव कह रहे हो, एक्चुअल में आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके लिए? डिजीज के लिए, यानी हीमोफीलिया के लिए। जबकि डोमिनेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके लिए बच्चों? नॉर्मल के लिए। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब जरा देखिए, तो यहां पर कंडीशन क्या है मेल और फीमेल की? तो अगर हम मेल और फीमेल की बात करें, तो ध्यान दीजिए, मेल के 2 फॉर्म्स पाए जाएंगे यहां पर। अगर इस कंडीशन को ध्यान में रखें तो कौन कौन से फॉर्म है? तो जरा देख लीजिए, एक्स वाई है,
एक्स एक्स है, सॉरी मेल के फॉर्म देख रहे हैं, एक्स वाई है, ये तो फॉर्म है ना। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, अब यहां पर हम लोग जरा इसको मेंशन करते हैं, तो सबसे पहले हम x के ऊपर में क्या देंगे, कैपिटल H, y के ऊपर में कुछ नहीं क्योंकि y लिंक्ड नहीं है ये, ठीक है। y के ऊपर में किसी भी तरीके का ना वो नॉर्मल एलील का फॉर्म देना है ना आपको डिजीज्ड फॉर्म देना है। और यहां पर आपको क्या देना है बच्चों, यहां पर आपको स्मॉल h देना है, y को छोड़ दीजिए। फीमेल के कंडीशन में जरा चेक कीजिए, तो फीमेल के कंडीशन में क्या होगा, फीमेल के कंडीशन में यहां पर 3 कंडीशंस बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन होगा, पहले लिख देता हूं तीनों एक्स एक्स। चलिए फीमेल के कंडीशन में क्या क्या होगा, कैपिटल H कैपिटल H, कैपिटल H स्मॉल h और स्मॉल h स्मॉल h। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पहले मेल वाले कंडीशंस को जरा चेक कीजिए, x कैपिटल H इज इक्वल टू व्हाट, डोमिनेंट, डोमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मल। तो यहां पर ये क्या हो गए, मेल नॉर्मल हो गए। दूसरा स्मॉल h इज व्हाट, रेसेसिव, अगर ये रेसेसिव है तो ये क्या है, डिजीज्ड है। इसका मतलब कि ये क्या हो गए, ये डिजीज से पीड़ित को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर देखिए कैपिटल H क्या है ये बच्चा, नॉर्मल। ये क्या हो गए, इसको भी छोड़ देते हैं, ये क्या हो गए, डिजीज्ड। यहां पर देखिए कंडीशन क्या बन रही है, एक कैपिटल H है और दूसरा स्मॉल h है। इसका मतलब कि ये कंडीशंस जो है इसको हम लोग कहते हैं क्या, कैरियर। कैरियर फीमेल का मतलब ये कि उनके पास एक डोमिनेंट फॉर्म है ना उस पर्टिकुलर एलील का, और दूसरा जो है वो रेसेसिव फॉर्म है उस एलील का। और अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल जो है वो ऑल्दो नॉर्मल ही है, ध्यान दीजिएगा, फीमेल ऑल्दो नॉर्मल ही है, लेकिन वो क्या कर रही है, यानी कि अनअफेक्टेड है, लेकिन वो क्या कर रही है, एक डिजीज वाले जीन को या एलील्स को कैरी कर रही है। तो खुद तो वो डिजीज नहीं होगी, लेकिन आने वाले जनरेशन में किसी न किसी सन को वो डिजीज दे देगी, ठीक है। हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं इसी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के लिए हम आपको अलग एक वीडियो बना करके ही देंगे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में किस तरीके से हम लोग कंडीशंस को समझते हैं और किस तरीके से हम लोग देख करके ये बता सकते हैं कि मदर का जो फॉर्म ऑफ एलील है या मदर का जो जीन है या उनका डिजीज जो है वो कैसे जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कैरेक्टर वाइज जो है वो कैसे हमारा जो कैरेक्टर है वो ट्रेवल करता है मदर टू सन में, और सन से फिर उनके डाउटर में, या फिर फादर से उनके डाउटर में और डाउटर से फिर उनके सन में ना। तो ये वाली वीडियो हम आपको अलग से बना करके दे देंगे। अभी जो हमने आपको बताया ये एकदम से क्लियर होना चाहिए कि मेल के कंडीशंस में नॉर्मल और डिजीज कंडीशन है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर में किसी भी तरीके के जीन्स या एलील्स को आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वाई लिंक्ड नहीं है, ये केवल एक्स लिंक्ड है। और यहाँ पर फीमेल के कंडीशंस में 3 फॉर्म होंगे क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स हैं, पहला जो है वो नॉर्मल होगा, दूसरा डिजीज, और तीसरा क्या होंगे, कैरियर। कैरियर का सिंपल मतलब ये है कि फीमेल अनअफेक्टेड है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक एलील्स या जीन को कैरी कर रही है जो आगे आने वाले जनरेशन को पीड़ित कर सकता है, जो आगे आने वाले जनरेशन को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है ना। चलिए अब हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को लेकर के। सो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ मैन मैरीज विथ अ वुमेन, सॉरी ऐसे मत लिखे, अ नॉर्मल मैन मैरीज विथ a carrier woman, ठीक है ना। What is the percentage of offsprings to be hemophilic? एकदम सिंपल सवाल है, क्या करना होगा, तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप चीजों को केवल नोटेट करते जाइए। जैसे हमारे से पूछा गया है अ नॉर्मल मैन, तो पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मल मैन को लिखेंगे। चलिए आप नॉर्मल मैन को लिखिए जरा सा। सो नॉर्मल मैन को आप कैसे लिखते हैं बच्चों, अभी बताए हैं, नॉर्मल मैन को कैपिटल H। अब देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, मैरीज विथ अ वुमेन हु इज कैरियर। अब दूसरा क्या है कि वो कैरियर वुमेन के साथ उसकी शादी हो रही है।
ठीक है ना। तो जब कैरियर वुमेन के साथ शादी हो रही है तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जरा देखो तो एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच। और अब पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टू बी हीमोफिलिक। सो सिंपल। अब यहां पर क्या करना है, इसकी क्रॉसिंग करा दे दी है आपको। याद रहे क्रॉसिंग जो है वो आप हमेशा कैसे कराएंगे, ऐसे बोर्ड बना करके करेंगे, ठीक है, ऐसे चार्ट बना करके करेंगे, ना कि आप ऐसे ऐसे वाली जो क्रॉसिंग होती है वैसे करेंगे ना, क्योंकि ये क्रॉसिंग जो होते हैं इसमें आपके एरर्स के चांसेस न के बराबर है, ठीक है ना। तो एक तरफ हम क्या करेंगे, मेल को ले लेंगे, एक तरफ हम क्या करेंगे, फीमेल को ले लेंगे। सो देखिए एक तरफ मेल है तो एक्स एच वाई, दूसरे तरफ कंडीशन क्या है, एक मिनट जरा इसको ठीक से लिख देते हैं, एक्स है ना। चलिए देखिएगा यहां पर क्या है, हम लोग ले रहे हैं एक चार्ट को, और इस चार्ट को जरा बना करके देखिएगा बच्चों, ये चार्ट कैसे बन रहा है जरा देखो, सारे लोग यहां देखो, एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है, एक तरफ कैपिटल एच है, एक तरफ वाई है, एक तरफ कैपिटल एच है और एक तरफ स्मॉल एच है, यही तो है ना। चलिए क्रॉसिंग कराइए, एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच वाई, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच और एक्स स्मॉल एच और वाई। चलिए जरा देखिए तो फटाफट क्या क्या हुआ। तो सबसे पहला कंडीशन क्या बन रहा है, सबसे पहले तो आपको ये मिल गए नॉर्मल, दूसरा क्या हो गया आपका, ये भी मिल गया आपको नॉर्मल, यानी एक सन और एक डॉक्टर तो नॉर्मल मिल गई। तीसरा जो कंडीशन मिल रहा है, यानी ये जो लड़की है वो क्या हो गई भाई, डॉक्टर कह रहे हैं क्या है, कैरियर, और ये सन क्या हो गया, डिजीज्ड। तो अब आप खुद बताओ क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टू बी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टू बी व्हाट, हीमोफिलिक। तो क्या करेंगे, देखिए तो 25%, 25%, 25%, 25%, 100% हुआ। तो यहां पर 2 नॉर्मल 1 कैरियर, और पूछा क्या गया है, डिजीज। तो इसका आंसर क्या होगा, डिजीज्ड ऑफस्प्रिंग इज इक्वल टू 25%। अब आपसे इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे अगर मान लो कि ऐसे ना पूछ करके पूछ दिया गया कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग टू बी नॉर्मल, तो कितने हो जाएंगे, 50%। अगर आपसे पूछ दिया गया कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग टू बी कैरियर, तो भी क्या हो जाएंगे, 25%। तो एक ही क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से आपसे आंसर के डिमांड किए जा सकते हैं, आपसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो है वो इसी के ऊपर में फ्रेम किए जा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दूसरे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे सवालों को आप बड़े आराम से कर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बात हम आपको और बताते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हीमोफीलिया की, और आप सबको पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया जो होते हैं वो क्या है, वो एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर है क्योंकि हमारे ब्लड में 2 तरीके के क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनका बनना पॉसिबल नहीं होता है इसमें। अच्छा, इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो कहते ही हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो कहते ही हैं। इस बीमारी को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, इसको आप लोग कहते हैं रॉयल्स डिजीज। इसलिए क्योंकि क्वीन विक्टोरिया को, यानी ब्रिटिश मोनार्क में, ब्रिटिश किंगडम में क्वीन विक्टोरिया को पहली बार ये डिजीज डिटेक्ट किया गया था, और आने वाले जितने भी बच्चे थे, आने वाले जितने भी लोग रहे इस किंगडम में, किसी न किसी को ये बीमारी जरूर रही। अब देखिए हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि हीमोफीलिया में एक लाइन जो एनसीईआरटी लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हीमोफीलिया की पहचान आप कैसे करते हैं। तो यहां पर फीमेल जो है वो अनअफेक्टेड होती है, फीमेल जो है वो अनअफेक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब कि वो कैरियर है और वो एक स्पेसिफिक हीमोफीलिया के जीन को कैरी कर रही हैं, बट खुद अनअफेक्टेड है, इसका मतलब कि वो कैरियर है। और आने वाले जनरेशन में जो सन है वो उसको क्या करती हैं, हीमोफीलिया जो है वो उसको प्रोवाइड कर देती हैं। यानी कि फीमेल खुद हीमोफिलिक नहीं होंगी, वो क्या होंगी, कैरियर होंगी, और आने वाले जनरेशन में जो सन होंगे उनको वो क्या करेंगी, ये डिजीज प्रोवाइड करेंगी, यानी कि सन वुड बी व्हाट, हीमोफिलिक। तो ये लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए यहां पर हमारे पास वैसे तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बट यहां पर चर्चा हमारे पास 2 क्लॉटिंग फैक्टर्स की है। एक का नाम है क्या, फैक्टर नंबर 8, याद रखेंगे फैक्टर नंबर 8, और दूसरे का नाम क्या है, फैक्टर नंबर 9। समझ रहे बच्चा लोग, ठीक है। फैक्टर नंबर 8 एंड फैक्टर नंबर 9,
फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 की कमी से ही हीमोफीलिया होते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए हीमोफीलिया फैक्टर नंबर 8 की कमी से हो रहे हैं, अगर हीमोफीलिया जो है वो फैक्टर नंबर 8 के प्रॉब्लम्स के कारण हो रहे हैं, फैक्टर नंबर 8 जो है वो आप में नहीं बन रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, याद कर लीजिए, 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया ए कहते हैं। और अगर फैक्टर नंबर 9 की कमी से हीमोफीलिया हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोफीलिया बी कहते हैं। याद रखेंगे। दूसरा, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी को अगर आप 100% माने तो लगभग 90% कंडीशंस में जो पेशेंट होते हैं वो हीमोफीलिया ए से ग्रसित होते हैं, यानी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया इज हीमोफीलिया ए, जबकि हीमोफीलिया बी जो है ये थोड़े रेयर प्रकार के होते हैं। और याद रखिए, क्वीन विक्टोरिया को जो बीमारी थी, कौन सी हीमोफीलिया थी, हीमोफीलिया बी थी। इसीलिए जब हम बहुत पिक्यूलियर हो जाते हैं, बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं क्या, रॉयल्स डिजीज एक्चुअली हीमोफीलिया बी को कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो एकदम से आप इस तरीके से चीजों को याद करना सीखें, इस तरीके से चीजों को याद रखें, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, आपके साथ बैठ करके कुछ और क्वेश्चंस आपको कराएंगे, और ऐसे ऐसे और इससे थोड़े और टफ क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे, ताकि कि कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए ऐसे एक्स लिंक डिसऑर्डर्स के कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, तो वो आपसे ना छूटने पाए। ठीक है, इन्हीं आशाओं के साथ मैं, आपको पता है कि जो भी हम लोगों को करना है बस कर जाना है। ठीक है, मैं हमेशा लास्ट में आपसे एक बात कहता हूं, देखिए एक बहुत अच्छा डायलॉग है ना, और वो डायलॉग क्या है कि किस्मत की सबसे खूबसूरत बात ये होती है, ठीक है, कि वो दोबारा से चमकता है। ठीक है ना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का किस्मत जो है वो हमेशा से गर्दिश में ही रहे। तो अगर अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपके मेडिकल में नहीं हो पा रहे हैं, तो याद रखिए, अगर आप कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब यू विल विन। ठीक है, इन्हीं सब आशाओं के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर्स को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।